हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी में सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की खूबसूरत कहानी को आगे शुरू करते हैं। मेरी शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे जब मेरी सासू माँ मेरे सबसे छोटे देवर सौरभ को मेरे कमरे में ले आई। 15 साल का सौरभ थोड़ा शर्माया हुआ मेरी सासू माँ के साथ खड़ा था। मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली, जब से तुम्हारी विवेक से मंगनी हुई है तब से यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी भाभी से दोस्ती करवा दो। लेकिन अचानक मंगनी और फिर 2 महीने में शादी हो गई तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। अब जब तुम शादी करके आ गई हो तब से यह कह रहा है कि भाभी से दोस्ती करवा दो। सौरभ थोड़ी झिझक के साथ मेरी सासू माँ के पीछे छुपा हुआ था। उसका दुपट्टा अपनी उंगलियों में लपेटे हुए और छुपी-छुपी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने हंसते हुए कहा, अरे तुम लड़के होकर इतना शर्माते हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, वो बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात सुनकर सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं इस परिवार की सबसे बड़ी बहू थी। मेरे पति विवेक बहुत ही प्यार करने वाले और ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे। ससुराल में भी सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। विवेक से छोटी 2 बहनें थीं और उनसे छोटी मेरा देवर। सौरभ 15 साल का था, लेकिन उसकी कद काठी उसे और बड़ा दिखाती थी। क्योंकि मैंने सौरभ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातें होने लगी। वह मुझसे काफी जल्दी घुल मिल गया। अब वह बिना झिझक मेरे कमरे में आ जाता और हम कभी पढ़ाई, कभी खेलते तो कभी यूं ही इधर उधर की बातें करते। एक दिन की बात है, मैं सौरभ के कमरे में गई। वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने अचानक से चैनल बदल दिया और कुछ घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे प्यार से पूछा, क्या देख रहे थे जो इतनी जल्दी चैनल बदल दिया? सौरभ ने सिर झुका लिया और हल्के से कहा, कुछ नहीं भाभी, बस कार्टून देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अच्छा तो जो देख रहे थे वही चैनल लगा दो। वह थोड़ी झिझक के साथ वही चैनल फिर से लगा देता है। जैसे ही चैनल लॉन्च हुआ, मैंने देखा कि वह कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं कांपने लगी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम देखते हो ऐसी डरावनी चीजें देखकर रात को नींद कैसे आती है? सौरभ डर गया और तुरंत माफी मांगते हुए बोला, भाभी अब से नहीं देखूंगा, भाई से मत बताइए। मैंने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसी डरावनी फिल्में देखना अच्छा नहीं होता, इससे मन पर असर पड़ सकता है। सौरभ ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। उस दिन के बाद से सौरभ मुझसे भी खुलकर बातें करने लगा। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। अब हम साथ बैठकर टीवी देखते, लेकिन हमेशा कुछ हल्की फुल्की और मजेदार चीजें ही। परिवार में इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना देती हैं। मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छा लगने लगा था। ननंद भी मुझसे प्यार से रहती थी और ससुराल के सभी लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मैं खुद को काफी खुशकिस्मत समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह खुशियां सिर्फ कुछ समय की मेहमान थी। मैं अनजाने में एक ऐसी मुसीबत की ओर बढ़ रही थी जो किसी भी औरत को अंदर तक हिलाकर रख देती। ऐसा दर्द जिसे सहना किसी सजा से कम नहीं होता। मायके में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझ पर किसी का खास ध्यान नहीं था। मेरे भाई बहन बड़े थे और हमेशा आपस में अपनी बातें करते रहते थे। जब भी मैं उनके पास जाती तो वे कहते, तुम अभी छोटी हो, हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम। धीरे धीरे मैं अकेलेपन का शिकार हो गई। यह अकेलापन मुझे हमेशा सताता रहता था। सौरभ को देखकर मुझे अक्सर अपना बचपन याद आता था। जैसा मैंने महसूस किया था वैसा ही कुछ शायद सौरभ भी महसूस करता था। मेरी दोनों ननद आपस में घनिष्ठ थी। मैं हमेशा साथ-साथ रहती थी, इसलिए मुझे लगा कि सौरभ भी अपनेपन से दूर हो सकता है, जैसे मैं मायके में महसूस करती थी। मैंने सौरभ का खास ख्याल रखना शुरू किया, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके छोटे-मोटे काम करती थी और कभी-कभी उसके साथ गेम भी खेलती। मेरा मकसद था कि जो उदासी मैंने झेली वह सौरभ को ना झेलनी पड़े। एक दिन जब मैं अपने कमरे में विवेक के आने का इंतजार कर रही थी, मैं सुंदर कपड़े पहनकर मेकअप कर रही थी, सौरभ अचानक मेरे कमरे में आ गया। उसने मुझे तैयार होते देखा और फिर मेरी मेकअप किट से एक लाल रंग की लिपस्टिक उठाई और कहा, भाभी यह लगाइए।
मुझे यह रंग अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से लिपस्टिक ले ली। मैं क्या इस छोटे से बच्चे का दिल टूटते पर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ा और अचानक उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से ले लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह बोला, आप बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी, और फिर वह बिना कोई झिझक मेरे गले लग गया। उसकी इस हालत से मैं बुरी तरह से घबरा गई। मेरा दिल धक से रह गया और मैंने तुरंत उसे खुद से दूर किया। वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर मुझसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा। मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर वह शर्मिंदा से गर्दन झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन अंदर से घुटन महसूस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे गलत समझ लिया था। वह मासूमियत से अपनी भाभी को गले लगा रहा था और मैंने उसकी नीयत पर शक किया। मेरी सोच कितनी छोटी थी, यह सोचकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। सौरभ ने मुझे सिर्फ अपनी बहन समझकर गले लगाया था और मैंने उसे कैसे झटके से दूर कर दिया था। क्या सोचता होगा वह मेरे बारे में? क्या उसे लगा होगा कि मैं उसकी मासूमियत को नहीं समझ सकी? उस घटना के बाद मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी। अगले दिन मैंने सौरभ के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया। अब तो वह पूरे दिन मेरे पास बैठा रहता था और बेझिझक मेरे गले लग जाता था। कई बार वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब ले आता और न जाने क्यों उसका यह करीब आना मुझे बेचैन कर देता था। मेरे दिल में कहीं न कहीं यह एहसास था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी खुद को समझाती कि वह तो सिर्फ एक बच्चा है जो मुझे बड़ी बहन समझता है। मैं खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती कि सौरभ मासूम है और उस दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखने में दुबली पतली थी और सौरभ की कदकाठी मुझसे लंबी थी, शायद 2-3 इंच ऊंचा। जब वह स्कूल से लौटकर आता, मैं अक्सर किचन में खाना बना रही होती थी। वह आते ही बिना सोचे समझे मेरे गले लग जाता और मैं उसकी इस नजदीकी से थोड़ी असहज महसूस करने लगती। पसीने से तर हुए चूल्हे के सामने खड़ी रोटियां सेक रही होती, वह बिना झिझक मेरे करीब आ जाता। मैं कई बार उसे टोकती, सौरभ पीछे रहो, देख नहीं रहे हो मैं काम कर रही हूँ। वह तब थोड़ा पीछे हट जाता और कहता, भाभी आप हर वक्त काम में लगी रहती हैं, कभी आराम क्यों नहीं करती? छुट्टी ले लिया करो। उसकी यह बात मुझे एहसास कर देती, लेकिन मैं उसकी बात को हंसी में टाल देती। मेरा सपना था कि मैं घर के हर सदस्य के दिल में अपनी जगह बना सकूं, इसलिए सौरभ की इन हरकतों पर नाराज होने की बजाय मैं मुस्कुराकर कहती, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं आराम करूंगी और वह सारा काम करेगी। मेरी बात सुनकर वह हंसता और कहता, मेरी दुल्हन भी आप जैसी होनी चाहिए भाभी, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे पहली बार उसके अंदाज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें बड़ी गौर से मुझे देख रही थी, जैसे मेरे वजूद को भेज रही हूँ। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अपने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ने लगी, लेकिन उसकी तारीफ इस वक्त मुझे बहुत असहज कर रही थी। वह अपने चेहरे को मेरे और करीब लाकर मेरे माथे पर पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं घबराहट में एकदम से पीछे हट गई और शिल्प के साथ लग गई। फिर वह बोला, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको एक भी काम ना करने दूं। मैं आपको रानी बनाकर रखूं, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। उसकी बातों और उसकी नजरें मुझे बेचैन करने लगी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। ऐसी तारीफ तो कभी मेरे पति विवेक ने भी नहीं की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सौरभ की बातें, उसकी नजदीकियां और उसकी नजरें अब मुझे किसी मासूम बच्चे की तरह नहीं लग रही थी। सौरभ अचानक मुझसे पीछे हट गया और उसका अंदाज भी एकदम बदल गया। उसने कहा, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, कोई नवाब थोड़ी है। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती रहे और दोनों बहनें बैठ टीवी देखती रहें। वह बात बदलने में माहिर था और अपने हाव भाव भी पल भर में बदल लेता था। अब उसकी नजरों से उलझना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। जैसे ही वह किचन से बाहर निकला, मैंने चैन की सांस ली। कुछ दिनों से उसकी मौजूदगी मुझे एहसास करा रही थी कि उसकी नजरें मुझे चुभने लगी थी। वह बार जब वह मेरे पास आता, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता। एक दिन मैंने विवेक से बात की। मैंने कहा, सौरभ बड़ा हो रहा है, उसे अब उठने बैठने का ढंग सिखाना चाहिए। उसकी हरकतें अब बच्चों जैसी नहीं रह गई। जैसे वह माँ के गले लगता है, वैसे ही मेरे गले लग जाता है। यह मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मैंने यह बात विवेक से इसलिए कही
ताकि वे सौरभ को समझाएं। मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई मुझे गलत समझे। अगर मैं खुद सौरभ को डांटती तो शायद वे जाकर मेरी सास या ननद से इस बात का जिक्र करता और वे यह समझती कि मैं घर में झगड़ा पैदा करा रही हूँ। लेकिन अगर विवेक उसे समझाते तो बात घर में सही तरीके से संभल जाती। मुझे पता था कि बहू के बदले हुए रवैये को ससुराल में सभी लोग बड़ी पैनी नजरों से देखते हैं, लेकिन कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। सब ये सोच लिया जाता है कि वह झगड़ा करा रही है, किसी से बात नहीं करना चाहती और सबको अपने से दूर कर रही है। इसलिए मुझे लगा कि विवेक को ही सौरभ को समझाना चाहिए, क्योंकि उनका कहा सौरभ मानता था। लेकिन विवेक मेरी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम भी अजीब बातें करती हो। सौरभ तो बच्चा है, वह तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार करता है और तुम हो की बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। विवेक ने मेरी बात को बहुत हल्के में ले लिया। मैं सोच में पड़ गई कि अब किससे बात करूं। ठीक है, मुझे बड़ी बहन मानता है और मैं उसे छोटे भाई की तरह देखती हूँ, लेकिन उसकी नजरें और बातें अब पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी। यह बात तो उसकी माँ और बहनों को समझनी चाहिए कि भाभी का स्थान एक बड़ी बहन जैसा होता है और उसका सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, लेकिन कुछ लिहाज शर्म भी होना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही तो वह भी हंसती और कहने लगी, तुम हो ही इतनी अच्छी। विवेक के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो यह दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी आए। मेरी सास ने बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया था। मैं चुपचाप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति का मेरी बात पर ध्यान न देना, उसका खामियाजा मुझे बहुत बड़ा भुगतना था। मैं खुद से यह सोच लिया था कि मैं खुद सौरभ से दूरी बनाकर रखूंगी। मैंने सौरभ के कमरे में जाना छोड़ दिया। इससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। यह बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा, बस काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है इसलिए। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आपके चेहरे पर यह जो भोलापन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वह संभल गया और फिर वह वहां से चला गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे बार बार चक्कर से आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। विवेक ने यह देखा तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर पूरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ गई। घर में सब लोग मेरे लिए फिक्रमंद हो गए और मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे अब कुछ हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करना होगा। इस खबर के बाद घर का माहौल बदल गया था। मेरी सास और ननद अब मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लगी। सौरभ भी कम बात करता, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे अभी एहसास करा रही थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, सौरभ अचानक आ गया। मैंने उसे देखकर कहा, सौरभ अब तुम जाओ, मुझे आराम करना है। फिर सौरभ वहां से चला गया। किचन का सारा काम मेरी सास और ननद ही संभालती थी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। एक रात मेरे पति, सास और ननद किसी शादी पर जाने को तैयार थे, लेकिन शादी कानपुर में थी। मुझे सफर मना था और सौरभ न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा, कल स्कूल में टेस्ट है, वह नहीं जाएगा। मैं अपनी माँ के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन सौरभ की वजह से मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लौट आएंगे। शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी और मैं हमेशा यह चाहती थी कि मेरी ससुराल का हर इंसान मुझसे खुश और राजी रहे, क्योंकि अभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं सास की बात मान गई। रात में खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर ये सभी कानपुर से निकलने वाले ही थे। काले बादल रात के वक्त ऐसा अंधेरा कर रहे थे। तूफानी बारिश शुरू हुई। विवेक ने फोन करके बताया कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही घर पहुँचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि सौरभ को तेज बारिश और बादल की आवाज से डर लगता है, वह अकेला डर न जाए, इसलिए इसे अपने कमरे में ही सुला लेना। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उसे क्यों अपने कमरे में सुलाने लगी। मैंने कहा, विवेक, वह इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे सौरभ को अपने कमरे में सुलाना सही नहीं लग रहा था। विवेक भी मुझे इस बार सख्ती से बोले, यह क्या तुम हर वक्त इसके बड़े हो जाने के रट लगाए रहती हो? वह बच्चा है, इसकी सोच जैसे भी है। मेरे साथ और बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वह करो। विवेक ने फोन काट दिया। विवेक के फोन के बाद मैं एक अजीब दुविधा में थी। मुझे यह बात बिल्कुल सही नहीं लग रही थी कि सौरभ मेरे कमरे में सोए।
इसलिए मैंने सौरभ को कमरे में नहीं बुलाया। मैं रिलैक्स हो गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था जब बादल इतनी जोर से गरजे जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर खतरनाक आवाज थी कि मैं भी उठकर बैठ गई। साथ लाइट चली गई थी। मेरा दरवाजा इस कदर जोर से बजा कि मैं डर के मारे उछलकर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगा, मैं सौरभ। भाभी जल्दी दरवाजा खोलें, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बड़ी मुश्किल से चलती हुई दरवाजे तक पहुंची थी। मेरे कमर में दर्द सा था। कुछ दिन से मैं खुद को थकी सी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में टॉर्च लाइट पकड़े सौरभ डरा डरा सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में आने की कहा। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। यह कहकर वह गले लग गया। इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ सा लग रहा था। मैंने इसे किसी छोटे बच्चे की तरह से तसल्ली दी थी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पकड़ मुझ पर बहुत मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद डर के मारे वह मुझे माँ या बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग गया है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर खुद से चलने लगे थे। मुझे करंट सा लग रहा था। इसकी पकड़ और उसकी मेरी कमर पर चलती उंगलियां मुझे कुछ और ही एहसास करा रही थी। मैंने उसे पीछे कर दिया। एकदम से लाइट आ गई थी। बारिश का जोर भी कम हो चुका था। सौरभ के चेहरे का अंदाज मुझे अचानक बदलते हुए लगने लगा। वह मुझे कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान थम चुका है। मैंने कड़े लहजे में कहा, सौरभ कोई बात नहीं है, बारिश भी रुक गई है और लाइट भी आ गई है। जाओ अब अपने कमरे में सो जाओ। सौरभ ने मुझे देखा और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, भाभी मुझे अब भी डर लग रहा है, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया। उसकी बातों और हरकतों ने मुझे एहसास दिलाया कि अब यह डर नहीं रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, सौरभ तुम बच्चे नहीं हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन की तरह। मुझे समझना चाहिए कि यह ठीक नहीं है। अब तुरंत अपने कमरे में जाओ। लेकिन वह अजीब सी हंसी चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन मैं अंदर का तूफान तो अभी तक थमा नहीं, एक बार थम जाए तो चला जाऊंगा। इसकी बात सुनकर मैं डरी हुई थी। वह कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें और नजरों से कुछ भी बचपना नहीं लग रहा था। वह मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, सौरभ किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बात नहीं करते। मेरी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने की तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके करीब आकर मुझे अच्छा महसूस होता है। इसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी जैसे कि कोई गर्म पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। सौरभ, मैं और एक हवस भरी इंसान में इस वक्त फर्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो माँ जैसी भाभी पर नजर रखते थे। मैं चिल्लाकर बोली, डर के मारे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा ही कब है? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कई बार तो इजहार किया है आपसे, आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे अपने आप उसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की लाइट जाते ही मेरी किस्मत भी चली गई थी। मेरा कोई इनकार, रोना, मिन्नत करना कुछ भी मेरा काम नहीं आया था। वह रात मेरे लिए काली रात बनकर आई थी और अपनी स्याही मेरे मुंह पर मल गई थी। सुबह जब मैं उठी, मेरे पूरे वजूद पर एक भारी बोझ था। मेरे मन और शरीर दोनों थके हुए थे और आंखों में सिर्फ आंसू थे। सौरभ की हरकतों ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मैं खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे अपनी तकलीफ बताऊं और किस तरह से सहन करूं। सौरभ मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो अंजाम की जिम्मेदार आप ही होंगी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं दोहरी तकलीफ को झेल रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल के देवर से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात विवेक को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी। तुम जैसे जालिम को बच्चा समझते हैं। वह मेरी बात से भी घबराया नहीं था। कहने लगा, आप यह शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन झूठी ही कहलाएंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझ पर कभी ऐसी कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो जुबान बंद करके रखिएगा। मैं नफरत से उसे देखा था। मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फुट फुट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा किचन से तेज धार वाले चाकू और सौरभ को जान से मार डालूं। अपने और मेरे बीच के रिश्ते का
इसने बुरा हाल करके रख दिया था। बाहर की बेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने विवेक और मेरी सास और ननद खड़ी थी। मैं विवेक के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। इतनी शिद्दत से दर्द में तड़पने लगी। विवेक परेशान से हो गए। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं खुद से बेगानी हो गई थी। जब मुझे होश आया तो विवेक मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी थी। कहने लगे, जब तुम्हें ध्यान रखने का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही थी? खाना तो हम बनाकर गए थे। देख लिया तुमने काम करने का नतीजा। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद यह झूठ भी सौरभ ने बोला था कि मैं घर के काम करती रही हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले मैं कुछ कहती मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी ननद सौरभ के साथ अंदर दाखिल हुई थी। सौरभ शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझाया था कि भाभी बहुत बहादुर होंगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती हैं कि मुझे रात भर उन्हें संभालना पड़ा। अभी भी सब इसकी बात का नॉर्मल अंदाज से सुन रहे थे। मैंने सोचा घर जाकर विवेक को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने विवेक से यह सब कहा तो एक जोरदार थप्पड़ विवेक ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, तुमने मेरे छोटे मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है वह, इसे तो ऐसी बातों का अंदाजा भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें इस पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ। तुम यह सब क्यों कर रही हो? देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से खुन्नस निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बात सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहकर अलग हो जाऊंगा। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्जाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से विवेक को देख रही थी। क्या यह वही विवेक थे जो मुझे बहुत मोहब्बत करते थे? शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीजी हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी सेवा मेहनत बेकार हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला कर लिया। विवेक ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे ये बैग उठाए देखकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक कहने लगे, जाने दे इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है। मायके जाकर शायद अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। यह ना तो कोई हम पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई आम सी बात थी जिसे मैं इग्नोर करती। मैंने रिक्शा लिया और अपने घर आ गई। मैंने सारी हकीकत से अपनी माँ को आगाह कर दिया। वह मुझसे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी जाहिल बनी रही। तुम्हें शुरू से ही ये सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम अब मुझे बता रही हो पहले कहती तो मैं समझा देती कि तुम्हें कैसे करना चाहिए था। तुमने तो अपना घर ही बर्बाद कर लिया। तुमने अपने ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में अपने देवर की सारी बदतमीजी सही। मेरी माँ भी परेशान सी हो गई। रात की चुप्पी में घर की दीवारों भी जैसे मेरी चीखें सुन रही थी। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था और मैं किसी भी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। सौरभ की हरकतों ने मेरे अंदर की दुनिया को तहस नहस कर दिया था और विवेक को बेरुखी ने घर वालों पर नमक छिड़क दिया था। लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो विवेक से बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने सीरियस होकर नहीं सुनी थी। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच दूरी जरूरी होती है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी। वह सौरभ ही था। कहने लगा, मुझे माफ कर दें और घर वापस आ जाएं भाभी। मैं आपको आइंदा कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो मुझे गलत फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि गलत फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दें और वापस आ जाओ। मैंने कहा, तुमने जो किया वह गलती नहीं पाप था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है, जो तुम्हारी हरकतों पर आंखें बंद किया तुम्हें बस बच्चा ही समझते रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। यह कहकर मैंने फोन काट दिया और मैंने यह सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और फिर मैं विवेक को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। फिर विवेक ने मुझसे माफी मांगी। कहा, मैं तुम्हें गलत समझा, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया और अपने आत्मसम्मान को चुना और इसके बाद मैंने विवेक से तलाक ले लिया। ऐसे रिश्ते का यही अंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हदें बांध देनी चाहिए और घर वालों को भी अपने बच्चों को रिश्तों की हदें बतानी चाहिए, ताकि किसी का घर उजड़ने से बच जाए। मैंने अपने पति विवेक से तलाक इसलिए ली थी क्योंकि एक औरत अपने पति के भरोसे ही ससुराल में रहती है
और जब उस पति का ही अपनी बीवी पर भरोसा ना हो, वैसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि वह उसे छोड़ दे। तो इस कहानी की महत्वपूर्ण शिक्षा कई स्तरों पर विचार रखती है। सौरभ और भाभी के रिश्ते में सौरभ की मासूमियत और भाभी की दायित्व शक्ति को समझने की बजाय सौरभ की हरकतें एक गंभीर समस्या बन जाती है। यह स्पष्ट है कि रिश्ते में एक सीमा होती है जो मानवीय गरिमा और सम्मान को बनाए रखती है। दोस्तों, मैंने अपने सम्मान को चुनकर विवेक से तलाक ले लिया। क्या मैंने सही किया? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी डेली सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।